कहीं न कहीं आपको मददरूप बनेंगे। बच्चा जहाँ से सपना देखना स्टार्ट करता है, छोटा-सा बच्चा, उस एज में, महज़ 4-5 साल की एज में जब मुझे सपना क्या होता है ये भी नहीं पता था और बस ये थोड़ी-थोड़ी बातें आप सुनते हैं कि बड़ा होके ये बनेंगे, बड़ा होके वो बनेंगे। तो मेरे फ़ादर मुझे ऐसा कहा करते थे कि तुम बड़ी होके आईएएस बनना। तो उस वक़्त ज़्यादा उस पता नहीं था कि वो होता क्या है। बस ये था कि दिमाग में कि कुछ अच्छा करना है लाइफ़ में, एम्बिशियस थी और फ़ादर ने सिखाया था पर बचपन से ही कि आईएएस बनना, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पड़ा हुआ था। लेकिन जब तक मैं बड़ी हुई, आगे एजुकेशन मेरा चलता गया और मैं बड़ी हुई, तो एज़ सच यूपीएससी का सपना मैं सपने की तरह वहाँ नहीं पहुँची थी। मुझे ज़िंदगी के हालातों ने उस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि जहाँ मुझे यूपीएससी करना ही था। जैसे मेरी शादी हुई थी, एक एनआरआई से हुई थी और महज़ 15 दिनों में वो मुझे छोड़ के गए थे। तो उसके बाद जो घटनाएँ हुई, वो हालात ऐसे थे कि उन हालातों ने मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि अब मुझे यूपीएससी ही करना है और उसी सपने पे मुझे आगे बढ़ना है क्योंकि मुझे समझ में ये आ रहा था क्योंकि तब मेरा कोई नहीं था, मैं अकेली थी और जब कोई आपका नहीं होता, तो सारे आपके होते हैं। तो उस जुनून ने मुझे आगे बढ़ने को मजबूर किया कि नहीं अब सिस्टम में आगे जाएँगे, सिस्टम का भाग बनेंगे और यूपीएससी करेंगे। जैसे तय मैंने किया जब कि मुझे यूपीएससी करना है, शुरुआत में उस वक़्त मेरे पास नौकरी नहीं थी और बाद में मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिली जिसकी तनख्वाह कुछ 5,000 रुपए थी और मेरे गाँव से 40 किलोमीटर दूर उस वक़्त मैं रहने चली गई और वहाँ से मैंने तैयारियाँ स्टार्ट की। तो पढ़ाई का माहौल ऐसा था कि मटेरियल्स अवेलेबल नहीं होते थे, गाइडेंस अवेलेबल नहीं होता था, लेकिन ऐसा यूपीएससी को फ़ोकस करके कुछ शुरुआत नहीं की थी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने 26 साल की उम्र में एग्ज़ैक्टली वहाँ से उस चीज़ को सोचा, उसके बाद उस पे फ़ोकस करना स्टार्ट किया। तो काफ़ी चैलेंजेस थे, लेकिन वो चैलेंजेस ही आपके साथ आपके हमसफ़र बन जाते हैं और वहीं से काफ़िला शुरू होता है। जब ज़िंदगी में दिक्कतें होती है ना, तो डर खत्म हो जाता है और एक बार जब डर खत्म हो जाता है, वहीं से आपकी जीत की शुरुआत होती है। तो ज़िंदगी में दिक्कतें आना, मुश्किलें आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपका डर खत्म करेंगे। जब तक आप एकदम कम्फ़र्ट ज़ोन में रह रहे हैं, आप तो डरे हुए हैं, आपके अंदर डर है असफलता का। लेकिन जब आप सारी असफलताएँ चख चुके हैं, तब तो कुछ गँवाना ही नहीं है। अब तो आगे आप यही सोच के चलते हैं कि अब जो कुछ होगा, जो जितनी मेहनत करेंगे, उसमें तो मिलना ही मिलना है। तो वो चीज़ें काफ़ी साथी रही मेरी क्योंकि मेरे अंदर कोई असफलता का डर नहीं था। मुझे कुछ गँवाने का डर नहीं था। मुझे लगा कि अब जितना हो चुका है, उससे ज़्यादा तो कुछ खराब हो नहीं सकता। तो अब जो मेहनत करूँगी, उसमें आगे सफलता मेरा साथ ही देगी। स्टिग्मा एक है अ, हमारे बच्चों में कि यूपीएससी को लेकर सिविल सर्विस को लेकर कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना काफ़ी टफ़ है काफ़ी मेहनत लग जाती है काफ़ी समय लग जाता है लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप उसकी शुरुआत करें तो आप उसमें जितना स्मार्ट वर्क करेंगे या उसमें जितनी सही तरीके से तैयारी करेंगे उतना वो आपके लिए उतना ही ईज़ी बन जाएगा क्योंकि कई लोगों को हमने ये भी देखा है कि हम पहले ही अटेम्प्ट में पूरा क्लियर कर लेते हैं। तो कुछ तो है इस एग्ज़ाम में कि जिस आप इसमें सफल तो हो ही सकते हैं। लोग दे ही रहे हैं और लोग बार-बार सफल भी हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सफल नहीं हो सकते हैं, लेकिन उस डर को ख़त्म करके आगे निकलना पड़ेगा। पहले से ही स्टेज पे हम अगर ये सोच लें कि एग्ज़ाम बहुत टफ़ है और हम इसको नहीं कर पाएँगे, तो हम अपना आत्मविश्वास वहीं ख़त्म कर रहे हैं। तो आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए पहले डर को ख़त्म करना पड़ेगा। स्कूल में मेरा सबसे फ़ेवरेट सब्जेक्ट जैसे कहा जाए वो मैथ्स था और जैसे यूपीएससी में जब मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया उस वक़्त सीसेट होता था, तो उसमें ज़्यादातर मैथ्स के, प्रोबेबिलिटी के, स्टैटिस्टिक्स के, लॉजिकल एनालिसिस के ऐसे क्वेश्चन्स आते थे और क्योंकि मेरा मैथ्स पहले से ही अच्छा था, तो मुझे उस टेस्ट को क्लियर करने में मुझे काफ़ी हेल्प हुई। प्लस स्कूलिंग के टाइम से बचपन से ही जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, तो लगभग घर में जितनी भी मेरे फ़ादर ने एक छोटी-सी लाइब्रेरी बना रखी थी 100 डेढ़ 100 किताबों की, वो सारी मैं पढ़ चुकी थी।
तो मुझे पहले से ही छोटी उम्र से पढ़ने का बड़ा शौक था। मेरे सामने कोई भी किताब आ जाती थी, मैं पढ़ देती थी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, कुछ भी हो। तो इस हिसाब से बचपन में जैसे घर में तो रामायण, वो शिव पुराण ये सब भी होता है, वो भी मैं सारा पढ़ चुकी थी। तो वो मेरे में अंदर से ही वो था कि किताबें पढ़ना, कहानियाँ पढ़ना ये सब पसंद था, साहित्य पसंद था। जैसे ही मैं 8-9 स्टैंडर्ड में आई तो मैंने स्कूल की लाइब्रेरी यूज़ करना स्टार्ट किया था और मैं गुजराती नॉवेल्स की बड़ी फ़ैन थी। तो गुजराती नॉवेल्स मैं बड़ी पढ़ती रहती थी, बड़ी-बड़ी किताबें घर पे लाके पढ़ती थी पूरा। तो वो चीज़ें जैसे पढ़ने का शौक था, प्लस मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से सारे ग्रेजुएशंस किए। मैं कभी फॉर्मल तरीके से कॉलेज में गई नहीं हूँ आज तक। तो मैंने जो भी ग्रेजुएशंस किए वो डिस्टेंस लर्निंग से किए। तो वहाँ पे भी जैसे डिस्टेंस लर्निंग से जब आप ग्रेजुएशंस करते हैं तो उसमें असाइनमेंट आप सबमिट करते हैं, उसके पेपर्स लिखते हैं, प्लस मैंने प्राइमरी टीचिंग एजुकेशन का कोर्स किया है। उसमें भी जिस तरह से लंबे-लंबे क्वेश्चन आंसर्स होते थे, जिसको हम लिखते रहते थे घंटों तक। तो वो सारी चीज़ें जो थी कि जैसे मेरी राइटिंग स्किल भी पहले से शुरुआत से इम्प्रूव हो रखी थी। मुझे रीडिंग का पहले से शौक था, साहित्य का शौक था, जो आगे जाके गुजराती लिटरेचर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट बना। तो और मैथ्स में मेरी अच्छी स्किल थी, तो उसने भी मुझे जैसे प्रीलिम्स में हेल्प किया। तो ये सारी चीज़ें जैसे धीरे-धीरे होता है और कॉन्फिडेंस था ही जिसने मुझे इंटरव्यू में हेल्प किया। तो वो सारी चीज़ें जो होता है ना पूरा निचोड़ पूरी ज़िंदगी का, जैसे आप धीरे बचपन से आपका अपब्रिंगिंग कैसा है और आप कैसे-कैसे उसको आगे लेते जा रहे हो, वो सारी चीज़ों का एक ही एग्ज़ाम से ना उसको टेस्ट किया जाता है, उसे ही यूपीएससी सिविल सर्विस कहते हैं। जैसे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो मुझे कभी कोई सब्जेक्ट जो है चैलेंजिंग नहीं लगता। अ, हो सकता है डिफ़िकल्ट होता है शुरुआत में जब मैं उसको पढ़ने की कोशिश करती हूँ, सीखने की कोशिश करती हूँ और क्योंकि मैं बचपन से सेल्फ लर्निंग करती आई हूँ, तो जब भी कोई सब्जेक्ट मुझे डिफ़िकल्ट लगता है, तो मैं उसको छोड़ नहीं देती। जैसे आप निकाल देते हो कि भई इसको नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, मैं वो नहीं करती। मैं सबसे पहले उसी को लेती हूँ। और उसको ही उसी चैलेंज को ओवरकम करने की मैं कोशिश करती हूँ। तो वो चीज़ें थी कि मुझे सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते थे, पहले से बचपन से ही क्योंकि मैं वैसे साइंस की स्टूडेंट रही हूँ और फिर मैंने टीचिंग एजुकेशंस भी लिया प्राइमरी टीचिंग का, प्लस फिर मैंने ग्रेजुएशन सारे आर्ट्स में किए। जैसे कॉमर्स में इकोनॉमिक्स मुझे हमेशा मेरा वीक सब्जेक्ट लगता था, यूपीएससी के वक़्त भी। तो अभी उस चैलेंज को मैंने ओवरकम करने के लिए मैं उसमें मास्टर्स कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मैं किसी भी सब्जेक्ट को जो है बाईपास नहीं करती। कभी भी नहीं ऐसा सोचा कि इस सब्जेक्ट को छोड़ देना है या ये डिफ़िकल्ट है। क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना उसमें आप बहुत माइन्यूट तरीके से अंदर से देखें माइक्रो लेवल पे देखेंगे, तो वो चीज़ें आपको लाइफ़ पे डेली लाइफ़ में आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें सिखाती है। तो इसी हिसाब से मैं सारे सब्जेक्ट्स को अपना ही मानती हूँ और यूपीएससी एक वो एग्ज़ाम है कि जिसमें अंडर द स्काई एनी सब्जेक्ट इज़ देयर। तो आप उसमें किसी भी सब्जेक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते या मिस नहीं कर सकते। एवरेज डेली कोई कभी मैंने इस तरह 8 घंटा या 10 घंटा इस तरह पढ़ा है ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो इतना समय नहीं होता था। मैं टीचर थी, खुद पढ़ाती थी बच्चों को, तो साढ़े 9 से 6 बजे की तो मेरी जॉब होती थी। तो ये तो नहीं हो सकता था कि 8 से 10 घंटा मैं पढूँ, सिवाय कि मुझे वेकेशन में क्योंकि स्कूल में वेकेशंस होते हैं, तो उस वक़्त थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता था। उस वक़्त मैं ट्राई करती थी कि मैं चाहे दिवाली हो, होली हो, कोई भी त्योहार हो, मैंने हर त्योहार में घर में बैठ के अपने आप को कमरे में बंद करके पढ़ा है और लोग आश्चर्य भी मानते थे, हमेशा पढ़ती रहती है, इसकी एग्ज़ाम कभी ख़त्म नहीं होती है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। लेकिन मैं उस चीज़ों को नज़रअंदाज करते हमेशा पढ़ती रहती थी। मुझे याद है लोग बाहर पटाखे फोड़ रहे हैं, होली खेल रहे हैं, मुझे नहीं मतलब था किसी से। मुझे अपना विज़न दिख रहा था, मुझे अपना गोल दिख रहा था। तो मैं उसमें पूरी तरीके से फ़ोकस थी। लेकिन बाकी जो मेन चीज़ होती है वो है कंसिस्टेंसी। आप कितना घंटा पढ़ते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप डेली करते हैं वो चीज़, वो इम्पोर्टेंट है। छोटी-छोटी हैबिट्स जो होती है ना, वो सफलता की आगे जाके सफलता की निशानियाँ होती हैं। तो वो छोटी-छोटी हैबिट्स आपको बनानी है जिससे आप आगे जाके एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। आप 2 घंटा भी पढ़ रहे हैं, तो जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। हम जब पढ़ते थे तो पढ़ते थे और वो क्वालिटी रीडिंग होता था। जैसे एक किताब मेरे पास आई,
हो सकता है मैं उसको 2 घंटे में ख़त्म करूँ, 3 घंटे में ख़त्म करूँ, लेकिन जब मैं उसमें हूँ, तो मैं बिल्कुल उसमें हूँ। वो एक मेरी पर्सनैलिटी का भाग भी है कि मैं एक फ़ोकस पर्सन हूँ। जब भी जिस चीज़ पे काम करती हूँ, तो मैं उसमें टोटलिटी से होती हूँ। अगर मैं आज की तारीख में भी अपने बच्चे के साथ हूँ, तो मैं ऑफ़िस भूल जाऊँगी और अगर मैं अपने ऑफ़िस पे हूँ, तो अपने घर को मैं याद नहीं करूँगी, मैं सिर्फ़ ऑफ़िस पे कॉन्संट्रेट करूँगी। तो वो चीज़ें होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, फ़ोकस रीडिंग होना चाहिए। बाकी ऐसा कभी भी ज़रूरी नहीं है कि 8 घंटा या 10 घंटा। सबका दिमाग अपने-अपने तरीके से अलग-अलग तरीके से काम करता है। आप अपना कन्वीनियंस देखिए कि आप कितना पढ़ने पे आप उस चीज़ को आत्मसात कर लेते हैं। बेसिक ये है कि आपको उसका सार समझ लेना है और उसको आप पूरी तरीके से डिस्क्रिप्टिव तरीके से यूपीएससी को बता देने चाहिए। पहला जब प्रीलिम्स का अटेम्प्ट मैंने दिया था, तो वो उस वक़्त मैंने 2008 में दिया था। उस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थी, पता नहीं था कुछ ज़्यादा उसका सिलेबस ये वो। बस यूपीएससी का फ़ॉर्म भरा हमने और हम चले गए और हमने दे दिया एग्ज़ाम। तो उस वक़्त तो क्लियर नहीं होगा वो पता ही था। उस वक़्त एक्चुअली मेरे साथ ये घटनाएँ हुई कि हर साल जो है एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होता रहता था उस वक़्त, उस दौर में। तो उस वक़्त ऐसा अटेम्प्ट होता था कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था हिस्ट्री। तो मैंने सीरियसली जब इसका एग्ज़ाम दिया, वो 2009 में दिया, जब मैंने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ के ऑप्शनल को पढ़ के दिया आफ्टर माय मैरिज एंड ऑल। तो उस वक़्त मेरा नहीं हुआ, मैं कुछ मार्क्स से रह गई, पहला प्रीलिम्स का अटेम्प्ट फ़ेल हुआ। मैं निराश नहीं हुई, मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया 2010 में। उस वक़्त मैंने काफ़ी तैयारी करी, बहुत अच्छे से तैयारी करी, लेकिन उस वक़्त भी मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई। मैं काफ़ी निराश हुई थी, लेकिन फिर भी आगे मुझे बढ़ना था। फिर मैंने 2011 में जो है वो ब्रेक लिया। मुझे लगा कि नहीं आगे जाने के लिए थोड़ा पीछे हटना है। तो उस हिसाब से मैंने 2011 में ब्रेक लिया और 2012 में मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया प्रीलिम्स सीसेट उसमें आ चुका था। अब हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं था, तो जहाँ पे मेरी वीकनेस थी वो निकल गई थी और सीसेट में मेरी अच्छी स्किल थी, तो उसने भी मुझे काफ़ी हेल्प की और उस वक़्त मेरा प्रीलिम्स हो गया। और जब प्रीलिम्स हो गया तो मेरी राइटिंग स्किल अच्छी थी। हालाँकि मेंस के वक़्त मुझे पढ़ने का इतना टाइम नहीं मिला था, जितना मिलना चाहिए था, लेकिन मैंने अपने ऑप्शनल पे काफ़ी फ़ोकस किया और मेरा जो है मेंस भी निकल गया अच्छे से और मैंने इंटरव्यू भी उसी साल दिया और उसी साल मेरा थ्रू आउट पास आउट हुई मैं। जैसे मेरा यूपीएससी का जब इंटरव्यू था मंडे को मेरा इंटरव्यू था 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल 2013 को और मैं सैटरडे अपने स्कूल में थी। मैं अपना स्कूल जो कि बहुत दूर था, 1500 किलोमीटर दूर, वहाँ पे मैंने अपना स्कूल का काम ख़त्म किया और मैं संडे को पहुँची थी दिल्ली और मंडे को मेरा इंटरव्यू था। तो एज़ सच मैंने इंटरव्यूज़ के लिए यूपीएससी इंटरव्यू के लिए इतनी ख़ास कोई तैयारियाँ की नहीं थी। हाँ, मैंने मॉक इंटरव्यूज़ काफ़ी दिए थे स्पीपा में, मैं स्पीपा की स्टूडेंट हूँ और वहाँ पे हमारे सीनियर्स ने हमें काफ़ी गाइड किया था और हमने मॉक इंटरव्यूज़ काफ़ी दिए थे और उसके बाद डायरेक्ट यूपीएससी का इंटरव्यू दिया 22 अप्रैल को। बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए थे, मुझे ज़्यादातर विमेन रिलेटेड नक्सलाई रिलेटेड और जैसे मैथ्स रिलेटेड, हॉबी रिलेटेड वैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे 1-2 क्वेश्चन मैं बताऊँगी तो एक क्वेश्चन मुझे ऐसा पूछा गया था कि किस तरह से जैसे आप महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे? और आप क्या मानते हैं कि कैसे महिलाओं का सशक्तिकरण हो सकता है? तो उसमें मैंने ये जवाब दिया था कि क्योंकि हमारा ज़्यादातर भारत जो है वो ग्रामीण इलाकों में रहता है और हमारी महिलाएँ भी ग्रामीण इलाकों में हैं। तो हमें जो सशक्तिकरण करना है वो उन ग्रामीण महिलाओं का करना है। उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके और इसी तरह से हम पूरे भारत की महिलाओं को सशक्तिकरण उनका कर सकते हैं। तो ये मेरा आंसर था। दूसरा मुझे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर आपको नक्सलाइट एरिया का चार्ज दिया जाए, तो आप किन-किन चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे? तो उसका मेरा जवाब ये था कि मेन चीज़ होती है कनेक्टिविटी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तब होता है जब कनेक्टिविटी हो। तो मैंने यही कहा था कि मैं एम्प्लॉयमेंट पे, कनेक्टिविटी पे,
एजुकेशन पे और हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करना पसंद करूँगी। 1-2 क्वेश्चन फैक्चुअल थे, जिसमें मुझे पूछा गया था कि आज कौन-सा दिन है? उस दिन अर्थ डे था, जो मुझे पता नहीं था। मैंने बहुत ही नम्रता से बताया कि सर आई डोंट नो, और उन्होंने मुझे रिप्लाई भी दिया कि कोमल आज जो है अर्थ डे है, इट्स 22 अप्रैल। तो मैंने कहा ओके सर। दूसरा फैक्चुअल क्वेश्चन ये था कि इक्वेशन कैसे फॉर्म होते हैं, उसको बताइए, वो मैंने कुछ लिख के समझाया था। प्लस फिर मेरे हॉबी रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें मेरी हॉबीज़ थी कथक डांस एंड वोकल म्यूज़िक। तो उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आए फैक्चुअल, वो मैंने सारे जवाब दिए थे। जैसे मैं अपनी बात करूँ, तो मैंने जैसे बताया कि मेरे पास वो समय नहीं था कि मैं दिल्ली जाके, जैसे इंटरव्यू की लोग दिल्ली जाके प्रिपरेशन करते हैं हमारे वक़्त में, तो काफ़ी लोग जा रहे थे, कर रहे थे, लेकिन मेरे पास ना तो वो समय था, ना मेरे पास वो पैसे थे कि मैं वहाँ जाके रहूँ और तैयारी करूँ। तो वो चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी। लेकिन वो मेरे फ़ायदे में इस तरह से हो गया कि जब मैं इंटरव्यू दे रही थी, डॉक्टर मनबीर सिंह का बोर्ड था, और उन्होंने जब जो भी मुझे क्वेश्चंस करे, जैसे मैं गाँव की ज़मीन से उठ के डायरेक्ट दिल्ली में यूपीएससी के वहाँ चैम्बर में वहाँ बैठ के बोर्ड के सामने बैठ गई थी। तो मैं बिल्कुल नेचुरल थी। मैं मॉडिफ़ाइड नहीं हुई थी, जिस तरह से आजकल यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए लोगों को, बच्चों को मॉडिफ़ाई किया जाता है, ऐसे बोलो, ये कहना है, वो कहना है। वो चीज़ें मेरे में नहीं थी। मैं जैसी थी वैसी ही थी। मैं पूरी तरह नेचुरल थी। तो वो नेचुरल होने का मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला, मुझे ये भी लगा। और मैंने जो आंसर्स दिए, ओरिजिनली जो मेरे अपने आंसर्स थे वो थे। मैंने कहीं से वो उसको उठा के या सीख के वैसे नहीं किया था। तो मुझे ये लगता है कि आपका नेचुरल होना यूपीएससी के इंटरव्यू में ज़्यादा ज़रूरी है। सिवाय कि आपका नॉलेज वहाँ पे मेज़र नहीं किया जाता है। आपके एथिक्स, आपके अंदर क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेज़र की जाती है। तो नॉलेज तो आपका वैसे ही मेंस में वो लोग चेक कर चुके हैं, तभी तो आप इंटरव्यू में वहाँ बैठे हैं। तो मेन चीज़ आपको जो फ़ोकस करना है वो ये है कि आपके अंदर जो है वही वो आप बाहर वहाँ पे पेश करें। जैसे मेरा ऑप्शनल जो था वो हिस्ट्री था और गुजराती लिटरेचर था। तो प्रीलिम्स में भी पहले ऑप्शनल होते थे, उसमें भी मैंने हिस्ट्री रखा था। हिस्ट्री मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था। जब आप ऑप्शनल लेते हैं तो कुछ 3-4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। पहले तो ये कि वो ऑप्शनल आपको 2-3 साल तक कंटिन्यूअस पढ़ना है। तो आपको उसमें बोर्डम नहीं होना चाहिए, आपको बोरिंग नहीं लगना चाहिए, उसमें आपका इंटरेस्ट जो है वो रहना चाहिए, कितना भी पढ़ने के बाद। एक तो आपके ऑप्शनल में वो चीज़ होनी चाहिए। दूसरा ये कि उसका मटेरियल अवेलेबल हो, लोकली जहाँ आप रहते हैं ईज़िली अवेलेबल हो मटेरियल। कई-कई ऑप्शनल ऐसे होते हैं जिसका मटेरियल भी लोगों को नहीं मिलता है जल्दी से। दूसरा ये कि गाइडेंस उसमें मिल जाए। जैसे मैंने गुजराती लिटरेचर रखा था जो, उसमें गुजरात से ज़्यादा अच्छा गाइडेंस तो कहीं नहीं मिल सकता था। वहाँ पे हमारे पास सारे प्रोफ़ेसर्स, लेक्चरर्स जो भी अवेलेबल थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गुजराती लिटरेचर का गाइडेंस दिया। तो ये सारी चीज़ें, दूसरा ये ध्यान रखना है कि मार्किंग पैटर्न देखना है कि उस उन सालों में वो एग्ज़ाम उस ऑप्शनल से कितने लोग क्लियर कर रहे हैं, क्या उसमें मार्क्स ठीक मिल रहे हैं वगैरह। तो वो सारी चीज़ें देख के ऑप्शनल सिलेक्ट किया जाता है। एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि ऑप्शनल का सिलेबस थोड़ा-सा अ, ऐसा हो कि आप उसको टाइम में ख़त्म कर पाएँ, उसको सही से पढ़ पाएँ एटलीस्ट। एक बार पहले पढ़ लें और फिर एक बार मेंस के वक़्त पढ़ लें। इतना होना चाहिए, रिवीज़न भी उसका हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मुझे हिस्ट्री और गुजराती लिटरेचर में लगी थी। तो गुजराती लिटरेचर तो मेनली मेरा मेन ऑप्शनल था। तो इसी वजह से मैंने गुजराती लिटरेचर को सिलेक्ट किया था। एक्चुअली चेंज मैंने कोई एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन हाँ, काफ़ी चेंज आ जाता है। जैसे स्ट्रगल तो मैं पहले भी कर रही थी, और स्ट्रगल, एक रिज़ल्ट आने के बाद स्ट्रगल को देखने का तरीका और उससे पहले का तरीका, दोनों में फ़र्क होता है। जैसे मैं जहाँ से हूँ, मेरे गुजरात से हूँ, और जहाँ मेरे फ़ादर ने जिस तरह से हम लोगों को बड़ा किया, वहाँ पे शादी तक मुझे ना समझ नहीं आता था कि लड़का और लड़की में भेदभाव क्यों है,
और लड़की होना ख़राब क्यों है, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि घर में कभी कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं। मुझे उतना ही इम्पोर्टेंस मिलता था जितना मेरे भाइयों को मिलता था, और उतना ही कॉन्फिडेंटली मुझे बड़ा किया जा रहा था कि जितना भाइयों को दिया जा रहा था। तो उस वक़्त मुझे सच में कोई भेदभाव समझ में नहीं आता था। मैं कई बार सोचती थी कि लड़की होना बुरा क्यों होता है? ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? शादी हो गई जब और समाज की पूरी आपकी सामने देखने का जो सोच का ज़रिया चेंज हो जाता है, तब मुझे एग्ज़ैक्टली समझ में आया कि लड़का और लड़की में भेदभाव होता है, हमारे समाज में देखा जाता है और वो इस वजह से होता है। तो जैसे ही मैंने काफ़ी वो स्ट्रगल किए, जैसे मटेरियल्स नहीं होता था, मैगज़ीन्स नहीं मिलते थे, सारी चीज़ें कहीं-कहीं से दूर-दूर से लाना है, अहमदाबाद जाओगे, उस वक़्त कोई ऑनलाइन मैगज़ीन्स होते नहीं थे, फ़िज़िकल कॉपीज़ जो होती थी अहमदाबाद से पहले मिलती नहीं थी। जब अहमदाबाद जाओगे महीने में 1 बार, तब उस वक़्त उस दुकान पे वो अगर मटेरियल अवेलेबल हो तो आपका नसीब है, वरना कहीं से और से लेके कॉपी करके आप पढ़ो, या जितने दिन मिल जाए उतने में पढ़ के आप आगे बढ़ो। इंग्लिश न्यूज़पेपर होते नहीं थे, इंटरनेट था नहीं, लैपटॉप था नहीं, स्मार्टफ़ोन था नहीं, कुछ भी फैसिलिटीज़ के बिना जिस तरह से आगे बढ़ना था, तो वो काफ़ी स्ट्रगल था। प्लस इतना ट्रैवलिंग किया है कि एग्ज़ाम मेंस देने जाओ, मुंबई तक गई थी मैं मेंस देने, और वापसी आना है, बीच में 4 दिन काम करो, फिर सैटरडे संडे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो वो जो स्ट्रगल था, और विमेन कोच में बैठ के जा रहे हो, कोई रिज़र्वेशंस नहीं होते थे। अ, तो वो जो समय था, वो जो स्ट्रगल था, उस वक़्त मुझे ये नहीं पता था कि मैं भविष्य के लिए कोई एक एग्ज़ाम्पल सेट कर रही हूँ। वो एग्ज़ाम्पल सेट हुआ है, उसका पता तब मुझे चला जब यूपीएससी का रिज़ल्ट आते ही दूसरे दिन इतना मीडिया अटेंशन मिलने लगा। लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आज टाइम्स ऑफ इंडिया में तुम्हारा फ्रंट पेज पे फ़ोटो है, ये। तो वो बिलीव नहीं हो रहा था कि ये क्या है? मैं खुद घबरा गई कि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ़ में? मेरी लाइफ़ बहुत प्राइवेट लाइफ़ थी, एंड एकदम से लोगों की नज़रों में आना थोड़ा डर लगता है। तो आप नहीं मानेंगे कि 24 घंटे तक फ़ोन चालू रहे, कंटिन्यूस लोगों के फ़ोन आते रहे, जो लोग सामने भी नहीं देखते थे, वो लोग एकदम से आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें देखने को मुझे मिली यूपीएससी के रिज़ल्ट के बाद। और मेन चीज़ ये थी कि हाँ, ऐसा भी होता था कि मीडिया के इतने कॉल आते थे, जैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर में आए, फिर गुजराती न्यूज़पेपर स्टार्ट हुए, फिर लोग घर पे आते हैं, फ़ोटो खींचना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं तो वही हूँ, मेरे में तो कोई चेंज नहीं है, मैं एकदम से कैसे मुझे दूसरी तरीके से दिखा जा रहा है। तो वो चीज़ें थी, लोग फ़ोन करते थे कि आपके घर आना है, आप फ़ोन एड्रेस बताइए, एंड आप नहीं मानेंगे, मैं इतनी डर गई थी, मैं फ़ोन स्विच ऑफ करके रख देती थी। लेकिन फिर भी लोग आ जाते थे घर पे, और काफ़ी प्यार मिला, काफ़ी मुझे अच्छा एप्रिसिएशन मिला, और आज मुझे समझ में आ रहा है कि उस वक़्त जो मैं कर रही थी, मेरे पास तो उसके अलावा कोई चारा नहीं था। मेरे पास तो वही एक ऑप्शन था कि मुझे ये करना ही है, ये मेहनत करनी ही है, और मैं काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है, आज से 10 साल बाद, मतलब 10 साल हो चुके हैं उस घटना को, 10 साल बाद भी, आज भी उस चीज़ की इतनी अहमियत है, और आज मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो कितना बड़ा एग्ज़ाम्पल एक सेट हुआ था इंडियन वुमेन के लिए। तो मुझे वो सारी मेहनत अपनी जो है वो सफल लग रही है आज के दिन में, और यही फ़र्क मुझे पता चला रिज़ल्ट से पहले और रिज़ल्ट के बाद में। जैसे मेरे पास टिप्स तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, आपको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि 3 चीज़ें, जैसे मैं बताती हूँ कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। एक तो आपको हार्ड वर्क करना होता है, और पेशेंस रखना होता है, और डिटर्मिनेशंस के साथ आगे बढ़ना होता है। तो सबसे पहले आप एक तो अपना गोल बनाएँगे कि हाँ, ये काम करना है। ये ज़रूरी नहीं कि ये यूपीएससी के लिए ही हो, आप कहीं भी ज़िंदगी में जिस भी फ़ील्ड में हो, वहाँ पे आपका एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि आप दृढ़ निश्चयी होने चाहिए कि ये काम करना ही है और ऐसे करना है। दूसरा ये कि आप उस दौरान, हमेशा शुरुआत में ही सफलता नहीं मिल जाती, सफलता मिलने में काफ़ी टाइम लगता है, और एक सफलता के पीछे कई असफलताएँ होती है, और कई असफलताएँ मिल के ऐड ऑन होके ही वो सफलता बनती है। तो उस दौर में आपको बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। कई बार आपको फ़ोकस से हटाने की भी कोशिश की जाती है, कई लोग डिमोटिवेट भी करते हैं। लेकिन उस वक़्त आपके अंदर का कॉन्फिडेंस आपको ये कहते रहना चाहिए
कि नहीं ये पेशेंस रखनी है। मैं मेरे साथ भी कभी कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं कुछ एक एथिक्स को पकड़ा है, एक प्रिंसिपल को पकड़ा है, उसके साथ चली हुई हूँ और वो काम कर रही हूँ। तो वहाँ पे भी कभी सफलता तुरंत ना मिले, तो उस पे आपको हार नहीं मानती हैं। उस चीज़ को धीरे-धीरे करते-करते आप आगे बढ़ेंगे, तो डेफ़िनेटली सफलता तो मिलेगी। आपने कभी देखा है कछुए को हारते हुए? नहीं हारता वो। तो धीरे-धीरे चलता है तो कछुआ भी जगह पे पहुँच ही जाता है, अपनी मंज़िल पे पहुँच ही जाता है। दूसरा ये कि हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा। हार्ड वर्क का कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं होता। कई लोग ये सोचते हैं कि शॉर्ट वे से या कम काम करके, कम मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं, तो ये कभी ये रास्ते नहीं होते। ज़िंदगी में जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, उतना ही आप आगे पहुँचेंगे। आप किसी भी एक फ़ील्ड में करना स्टार्ट कर दीजिए। धीरे-धीरे रोज़ उसी फ़ील्ड में करते रहिए। तो आप उस फ़ील्ड में एक दिन इतना आपका मुहावरा आ जाएगा कि आपको फिर उस फ़ील्ड में हराने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे। तो ये 3 चीज़ें आप फ़ोकस कीजिए। दूसरा ये कि जो काम कीजिए उसको टोटलिटी से कीजिए। उसी पे फ़ोकस बनाइए। आपका जब भी आप रीड कर रहे हैं तो रीड कीजिए। अगर आप एन्जॉय कर रहे हैं तो आप वहाँ पे आप आराम से अपने परिवार के साथ रहिए। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप जब कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें जितना शिद्दत से आप उसको काम को करेंगे, जितना फ़ोकस होके करेंगे, उतनी ही सफलता आपको मिलेगी। सब कुछ जितना आपका कॉन्सन्ट्रेशन ज़्यादा होता है लाइफ़ में, उतने ही आप सफल हो जाते हैं।